Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का अनदर टॉपिक जो कि रिलेटेड है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, यानी इलेक्ट्रिसिटी और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़। इलेक्ट्रिक पावर के हमारे पास क्या यूनिट होते हैं? तो इलेक्ट्रिक पावर के हमारे पास यूनिट होते हैं वॉट। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करंट कैरीज इन इलेक्ट्रोलाइट्स आर। जो करंट कैरियर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में वो क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस प्रेजेंट होते हैं। इट मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो करंट कैरियर होते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर सेकेंड टू कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट आर। कि कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर सेकंड। एक सेकंड में कितने जो इलेक्ट्रॉन है वो पास करेंगे। तो हमारे पास करंट का फार्मूला होता है जिससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो ये टर्म हमारे पास इस टाइप में बन जाएगी। E जो है नीचे आ जाएगा। E जो है इलेक्ट्रॉन है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वहाँ पे। n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। E जो है चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। I जो है करंट है और T जो है टाइम है। तो I की वैल्यू 1 है हमारे पास, करंट 1 एम्पियर, टाइम जो है पर सेकेंड। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये कन्वर्ट होगी n इज इक्वल टू 1/1.9 इंटू 10⁻⁻19 में। और जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनती है 6.25 इंटू 10⁻18। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो आपके पास यहाँ पे राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। हमें करंट डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो करंट डेंसिटी हमारे पास होती है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया इनटू टाइम। ये हमारे पास होती है करंट डेंसिटी। अब जो चार्ज है, चार्ज के यूनिट हमें पता है, एरिया के यूनिट्स पता हैं और टाइम के यूनिट तो टी आगे। एरिया की यूनिट आपके पास L² आ गया। और जो आपके पास चार्ज है, चार्ज के यूनिट आपके पास यानी करंट यानी एम्पियर। चार्ज जो है वो टाइम इनटू करंट आएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास टाइम इनटू करंट ये बन जाएंगे आपके पास। चार्ज जो होती हैं वो होता है टाइम इनटू करंट। चार्ज इज इक्वल टू टाइम इनटू करंट। ये आपके पास यहाँ पे बन जाता है इसका चार्ज का। तो हमारे पास जो फार्मूला था जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q/TL²। इस टाइप में हमारे पास ये बन जाएगा। तो आई थिंक आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा चार्ज डेंसिटी का, चार्ज अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो ये हमारे पास बन जाता है m0L-2 T0A। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास ये इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ बिटवीन V एंड I आर प्लॉटेड फ्रॉम ए कंडक्टर एट टेम्परेचर T1 एंड T2 एज शोन इन फिगर। हमने ग्राफ ड्रॉ किया है किसके बीच में? T1 एंड T2 टेम्परेचर के लिए, वो V एंड I के ऊपर यानी करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर यानी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर जो है ग्राफ प्लॉट किया है। तो इस तरफ आपकी पोटेंशियल एनर्जी V से डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पे जो है करंट है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू
सॉरी R इज इक्वल टू V अपॉन आई, रजिस्टेंस का हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ ये फॉर्मूला आता है। यानी अगर टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज़ करेगा तो कौन सी टर्म किस साइड को डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी, वो वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होती है जो कि वोल्टेज के नज़दीक होती है, सॉरी पोटेंशियल के नज़दीक होगी। तो यहाँ पे जो है T2 जो है हमारे पास ज़्यादा होगा। आप यहाँ पे इतना याद रखिए, जब हम V1 V एंड I के बीच में प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो उस टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होती है जो कि V के नज़दीक होता है। यानी सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपके पास राइट होगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इसी टाइप में दिया गया है। यहाँ पे आपके पास है ग्राफ बिटवीन I एंड V आर प्लॉटेड। यहाँ पे केवल एक ही टर्म चेंज है कि जो ग्राफ है वो चेंज किया गया है। इस तरफ को आपके पास I लिया गया है, दूसरी तरफ को V। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो V की तरफ होगा वही टेम्परेचर आपके पास ज़्यादा होगा, यानी T1 जो है यहाँ पे ज़्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप इसी बात को याद रखिए कि V जो हमारे पास फार्मूला था रेजिस्टेंस का, उसके अकॉर्डिंग ये जो है V के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और I के ऊपर नहीं है। तो यानी वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करती जाती है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा। तो यहाँ पे हमें फार्मूला पता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। आई जो यहाँ पे हमारे पास है वो है करंट, और V जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, यानी हमारे पास जो वर्क है उसके साथ हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो बनता है mL2T-3 a⁻⁻²। तो ये जो है इसका राइट आंसर आपके पास यहाँ पे बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डायमेंशनल फार्मूला फॉर रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड है, मगर इसका फार्मूला अलग होता है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। इस तरह हम इसे डिनोट करते हैं, और यहाँ से हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बनता है। तो जब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं तो हमारे पास जो रो आता है वो आता है R A अपॉन L। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के हम निकाल चुके हैं पीछे डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास बनता है वो बनता है mL3T-3 a⁻²। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है, mL3T-3 a⁻² जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक वायर इज रो व्हेन इट्स लेंथ इज डबल इट्स न्यू रेजिस्टिविटी इज। तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो होता है रो इज इक्वल टू A अपॉन L। ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है, और रेजिस्टिविटी जो है वो पर यूनिट करंट होता है कि 1 सेकंड में पर यूनिट में कितना करंट जो है मूव कर रहा है, यानी इनकी वैल्यू 1 होती है एरिया एंड लेंथ की। तो रो इज इक्वल टू R, यानी वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर एरिया कितना भी चेंज हो जाएगा उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी अगर लेंथ चेंज हो रही है तो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी रेजिस्टिविटी जो है डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा रो, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रो ही रहेगी, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a वायर ऑफ लेंथ L इज ड्रॉन टू अ लेंथ 2L। हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और उसकी लेंथ चेंज की गई है 2L में, देन इट्स रेजिस्टिविटी इज। तो उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी जो रेजिस्टेंस है अगर किसी वायर की
लेंथ जो है डबल कर दी जाए तो उसकी रेजिस्टेंस जो 4 टाइम इंक्रीज कर जाती है, यानी वो होगा इंक्रीज बाय 4 टाइम। यानी रेजिस्टिविटी अगर किसी की लेंथ चेंज कर दी जाए तो वो 4 टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा इंक्रीजेज 4 टाइम्स अगर रेजिस्टेंस जो है डबल कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायर ऑफ लेंथ L and radius R is redrawn to a length L dash and radius R4 then its new resistance is। अब यहाँ पे आपके पास लेंथ चेंज की गई है और जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। लेंथ अपॉन एरिया यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आएगा, तो मगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है रेडियस भी गिवन है। तो इसके लिए हम रेजिस्टिविटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू A अपॉन L, यानी R को निकालने के लिए ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा L अपॉन A। इस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और निकाल सकते हैं कि वो किस तरह से डिपेंड करती है जब उसकी रेडियस जो है वो R अपॉन 4 हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो A है, A यानी एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। आप इसको एक स्फीयर मान लीजिए या कोई सर्कल मान लीजिए तो उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू, क्योंकि वायर जो है स्पेशली हमारे पास सर्कल के राउंड में ही होती है, तो इसका एरिया जो हमारे पास आएगा पाई आर स्क्वायर। और यानी जब हमें R को कैंसिल करना है तो इस टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे L अपॉन A इंटू A अपॉन A। तो यहाँ पे जो लेंथ अपॉन ये लेंथ इंटू एरिया होता है, हमारे पास वॉल्यूम होता है, तो ये आ जाएगा रो वॉल्यूम अपॉन एरिया का स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे एक टर्म बन गई। अब जब इस टर्म को हम मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म कन्वर्ट होगी R इज इक्वल टू रो V अपॉन पाई आर स्क्वेयर की जगह अब 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A स्क्वेयर था तो ये टर्म कन्वर्ट हो गई पाई टू R 4। ये टर्म हमारे पास इस टर्म में आ गई। ये सारी की सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है हमारे पास R को छोड़ के। तो R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R⁴ के, यानी जिस तरह रेडियस वेरी करेगा उसी तरह से वैल्यू भी वेरी करती जाएगी। अब इन्होंने बोला है कि जो रेडियस है वो R/4 तक गया है, यानी यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी हमारे पास R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R बना था, तो R की वैल्यू हमारे पास रेडियस आ चुका है R/4, यानी इनका स्क्वायर होगा तो ये इस तरफ जाएगा, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 256 अपॉन R। ये कुछ इस टाइप में हमारे पास बन गया। और यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि ये जो है R 256 टाइम होगा ओरिजिनल के। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, हम इसको भी मान लेंगे इसी टाइप में और ये वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 256 टाइम इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं इसको कि अगर हमारे पास कोई भी रेडियस है, रेडियस के ऊपर अगर चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। तो ये इस तरह से हमारे पास बन सकता है, जिस तरह वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ था यहाँ पे भी जो है वो 4 टाइम ही आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगा। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।